सभी को नमस्ते। आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो बेसिक लेवल पे हमने डिस्कस कर दिया था और उसके बाद जो ज़रूरी स्टेप्स थे उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने के लिए उनको डिस्कस किया था। मेरा सजेशन ये है कि आप उसको अगर चाहें तो उससे वीडियो लेक्चर से भी रिवाइज कर लें और इसके अलावा बुक में भी, जैसा कि हमने कहा था कि मार्कर से ख़ास बातें जो हमने हाईलाइट करी थी उनको आप बुक में हाईलाइट कर लें, रीड कर लें, तो बहुत आसानी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। मैंने ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस को आपके सामने रखने का सोचा है, तो शुरू करते हैं। पहला है, पहले तो मेरी बात सुन लीजिए कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा, कोई ऑसिलेटर है, एग्जाम्पल हम सिंपल पेंडुलम ही ले लेते हैं। जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं, जब वो ऑसिलेट एक मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद ऑसिलेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड घटने लगता है और उसका कारण हम जानते हैं डैम्पिंग की वजह से होता है और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहलाता है। अगर हम उस पर एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करें तो वो ऑसिलेशंस मेंटेन हो जाते हैं। जो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी है उसको हमने पी से डिनोट किया था, यहाँ भी हम क्वेश्चंस में भी पी ही डिनोट कर रहे हैं। तो जो ऑसिलेशंस मेंटेन होते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की जो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी होती है उसी फ्रीक्वेंसी से मेंटेन होते हैं। तो एक एक बारी से हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आने हैं, उन्हीं को हमें डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन ए ट्यूनिंग फॉर्क इज स्ट्रक एंड इट्स स्टेम इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, the oscillations set into the table are। एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया हमने, स्ट्रक किया, टेबल पे हमने उसकी जो एक तरीके से स्टेम थी उसको हमने टेबल पे रख दिया। अब टेबल ऑसिलेट करेगी। ये जो स्टेम है वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की तरह काम करेगा और उसमें जो ऑसिलेशंस होंगे टेबल में वो फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगे या ड्रिवन ऑसिलेशंस होंगे। तो इसी में 4 ऑप्शन हैं कि जब ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्रक करने के बाद उसकी स्टेम को एक टेबल पे रख दिया जाएगा तो जो ऑसिलेशंस होंगे उनको हमें पहचानना है, क्या फ्री ऑसिलेशंस होंगे या डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे या फोर्स्ड ऑसिलेशंस होंगे या नन ऑफ दीज। निश्चित रूप से इसका आंसर है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो ये आंसर इसका हुआ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। साधारण सी बातों को हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया था। अगर इस तरीके से नॉर्मल लेवल पे आता है तो आप उसको सही तरीके से कर पाएँ या सही ऑप्शन को आप ढूंढ पाएँ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। एक ऐसा ही बेसिक क्वेश्चन हमने इक्वेशन से रिलेटेड पूछा जाने योग्य है। द इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। इक्वेशन का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप ये जानते हो कि d2x/dt² प्लस ω² x, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री ऑसिलेशंस की है। जबकि ये दूसरी वाली d2x/dt² प्लस 2b/dx/dt प्लस ω02 x इक्वल टू 0, ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की है। ये भी जवाब नहीं हो सकता। 2b की जगह पे हमने क्लास में 2k लिया था। मैंने जानबूझ के अब की बार b नोटेशन लिया है ताकि आप एग्जामिनेशन में k मिले या b मिले तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। जो तीसरी हमने ऑप्शन सी लिखा है d2x/dt² प्लस 2b/dx/dt प्लस ω02 x इक्वल टू f0 sin pt, यही है फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन। इसको पहचान लीजिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाती है ताकि आप
तो आप बहुत आसानी से उसको याद भी करके आंसर कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही नन ऑफ दीज पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर है सी d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2b dx by dt प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू f नॉट साइन bt। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम यूज कर सकते हैं। अब आता है जो हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन, वो तीसरा है। तीसरा भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत आसानी के साथ जरा सा दिमाग लगा के उसको पहचान सकते हैं। नेचुरल, तो इन ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी f, माने कोई फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी अगर स्वयं ऑसिलेट कराया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी f है। अब उस पर एक p एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो अब जो मेंटेन होंगे वाइब्रेशन किस फ्रीक्वेंसी के साथ होंगे, एक बार फिर पढ़ता हूं। इन ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी f and p as the frequency of applied force, the oscillations maintains vibrations with the frequency। किस फ्रीक्वेंसी से मेंटेन करेंगे, हमने अभी शुरुआत में ही बता दिया था कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी से फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर करता है। तो हम किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन तो दे दिए हैं, फ्रीक्वेंसी f से या फ्रीक्वेंसी p से या फ्रीक्वेंसी दोनों का मिक्सचर बनाया, अर्थमेटिक मीन निकाला, ये ज्योमेट्रिक मीन से दिखा दिया f प्लस पी बाई 2, चौथे में f अंडर रूट एफ पी ज्योमेट्रिक मीन दिखा दिया है। जबकि ये सब कंफ्यूज करने के लिए है, सिंपल सा आंसर है कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की जो अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है जो कि p गिवन है, तो p से ही ऑसिलेट करेगा। इस तरीके से हम इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन एज सच इसलिए पढ़ता हूँ और लिखता हूँ, चाहूँ तो मैं क्वेश्चंस को ना लिखूँ बोर्ड पे, ताकि आप जब एग्जामिनेशन पेपर को डील कर रहे हों तो एक्चुअली वहाँ पे आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, उसका मतलब निकालना होता है। तो एज सच क्वेश्चन पढ़ के भी आपके सामने सुनाता हूँ। तो उसके बाद हमने जो फोर्थ ऑप्शन लिया है वो रिजोनेंस से संबंधित है। रिजोनेंस आप जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की है और एक फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की खुद अपनी है। हमारी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी कम भी हो सकती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर से, ज़्यादा भी हो सकती है, उसके बराबर भी हो सकती है। कम का रेंज शुरू से बहुत कम से शुरू होगा और उसके बाद बढ़ता जाएगा, बराबर होगा, उसके बाद घटेगा। हमने एक तरीके से ग्राफ भी आपके सामने रखा था कि इस तरीके से अगर हम अप्लाइड फ्रीक्वेंसी p को और एम्पलीट्यूड जो ऑसिलेशन है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मोस्टली ये आता है। ये बात अलग है कि डैम्पिंग लो में कुछ होता है, डैम्पिंग कम होने पे कुछ होता है, इस तरीके के कर्व आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी में बैंड विड्थ की भी बात आती है, हाफ विड्थ की बात, हाफ पावर पे हम दो जगह कटते हैं, कट करते हैं कर्व को, इसको बैंड विड्थ भी कहा जाता है, डेल्टा पी। ये आपको हम याद बीच में दिला दिए हैं, उसके बाद हम नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। When an oscillator maintains its oscillations by an external periodic force of the same frequency, अगर सेम फ्रीक्वेंसी से मेंटेन होते हैं, वैसे तो फ्रीक्वेंसी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ऐसी स्थिति में जब समान फ्रीक्वेंसी होती है, द फिनोमेनन इज नोन एज, इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं या डैम्पिंग कहते हैं या रिजोनेंस कहते हैं या इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। तो आपने पढ़ा है कि इस घटना को जब दोनों की फ्रीक्वेंसी समान कंसीडर होती है तो वो रिजोनेंस की घटना कहलाती है। बस पहचान लीजिए, इसमें और ज़्यादा बताने की बात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये थोड़ा सा थ्योरी में रटने वाला है और इसको समझने के लिए आपको बुक से देखना पड़ेगा या हमारा वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। तो क्वालिटी फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड। इसमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते थे, लेकिन हमने एक ही क्वेश्चन में सारी जानकारी आपके सामने रखी है। द क्वालिटी फैक्टर Q ऑफ द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय, पहली चीज Q इक्वल टू ओमेगा नॉट टाउ, ये सही है बिल्कुल। चाहे आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वालिटी फैक्टर देखोगे तो उसका भी आंसर ओमेगा नॉट टाउ ही आता है, फोर्स्ड में भी ओमेगा नॉट टाउ आता है। लेकिन जो बेसिक थ्योरेटिकल फार्मूला है वो ये भी है, ये भी सही है, 2 पाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फुल विड्थ ऑफ द पावर फ्रीक्वेंसी एट हाफ मैक्सिमम पावर। माने जो हमने ग्राफ प्लॉट करा था, जो मैक्सिमम पावर होती है, अगर पावर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो मैक्सिमम पावर का आधा करेंगे, जैसे P है, इसका P मैक्सिमम बाई 2 करते हैं, जहाँ पे आता है वहीं पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल। ये 2 जगह कट करता है, एक लोअर, ये ओमेगा नॉट इक्वल टू P है, इसके पहले वाली ओमेगा 1 या P1 और बाद वाली को P2 कहा जाता है, और जो डिफरेंस है वो P2 माइनस P1 या डेल्टा P, और इसी को कहते हैं विड्थ ऑफ द डिफरेंस, ये विड्थ कहलाती है। तो ये जो विड्थ है, फुल विड्थ डेल्टा P, तो इससे डिवाइड करने पे क्वालिटी फैक्टर की बेसिक डेफिनेशन बनती है, ये भी सही लिखा हुआ है। एक तीसरा और है, इस फॉर्मूले के रूप में भी याद करना है, Q इक्वल टू 2 पाई एवरेज एनर्जी स्टोर डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल और पर टाइम पीरियड। आप जब बुक में देखेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको मिलेंगे क्वालिटी फैक्टर से रिलेटेड, इन्हीं से डिराइव करके ये निकलता है। तो ये भी फॉर्मूला सही है, ए वाला भी, बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है। तो इसलिए जो हमने 4th ऑप्शन बनाया है, ऑल ऑफ दीज, तो हमें टिक करना होगा ऑल ऑफ दीज, बिकॉज ऑल दी ऑप्शंस ए, बी एंड सी आर ट्रू फॉर क्वालिटी डिफाइनिंग ए क्वालिटी फैक्टर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी जान लिया है। अब हम एक एक करके और सिंपल से ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने रखते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 5 लेते हैं, 6 लेते हैं। ये फेज से रिलेटेड है। इन ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर द डिस्प्लेसमेंट लैग्स बिहाइंड। इसको आप हमेशा के लिए रट लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा लैग बिहाइंड होता है। डिस्प्लेसमेंट लैग्स बिहाइंड, इसके पीछे डिस्प्लेसमेंट रहता है। द डिराइविंग या जो आप अप्लाई करते हो, अप्लाइड फोर्स, डिराइविंग फोर्स। फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर को ड्राइविंग हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं। साथ साथ में वेलोसिटी के साथ भी यही लिंक होता है। डिराइविंग फोर्स और वेलोसिटी एक ही फेज में होते हैं। तो चाहे बुक में क्वेश्चन के रूप में डिराइविंग फोर्स लिख के आ जाए या वेलोसिटी लिख के आए डिस्प्लेसमेंट के फेज से संबंधित, तो आपको आंसर दोनों में ही आपको यही करना है। ऑब्लिक वेलोसिटी कर दिया इज नंबर 1 ए π/3, बी में π/4 हमने लिखा, सी में बिटवीन 0 एंड π/2, और डी में हमने लिखा बिटवीन 0 एंड पाई। एक हाफ पाई पूरा साइकिल होता है 2 पाई का, हाफ साइकिल होता है 0 to पाई। आप ध्यान देंगे कि जब हम
ग्राफ प्लॉट करते हैं फेज वाला तो 0 to पाई तक करते हैं, आपको याद है। तो इस तरीके से हमारा कर्व आता था, याद करें डिफरेंट डैम्पिंग के लिए। वो आप अपने बुक से देख लीजिएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। बिटवीन 0 and पाई ये आएगा आंसर। ये ध्यान रखिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है ड्राइविंग फोर्स से 0 से पाई के बीच में लेग बिहाइंड होता है, उसके पीछे रहता है। हाँ, रिजोनेंस में अगर पूछा जाता है एट रिजोनेंस लिख दिया जाए, एट रिजोनेंस, तो इसका आंसर जो है चेंज हो जाएगा, ये होगा पाई से। रिजोनेंस की स्थिति में पाई/2 हो जाएगा। इसी का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है। हालांकि डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो 3 टाइप के होते हैं, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और ओवर डैम्ड। तो जो हमारा अंडर डैम्ड केस है उसका फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हम यूज करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो इन वीकली डैम्प्ड ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर द डिस्प्लेसमेंट लैग्स बिहाइंड इन द फेज बिहाइंड द वेलोसिटी और डिराइविंग फोर्स एट रिजोनेंस बाई, हमने एट रिजोनेंस इसमें लगा दिया है, थोड़ी सी भाषा चेंज है, सिर्फ सुनाऊंगा, इसको पूरा नहीं लिखूंगा। तो इस वाले केस में एग्जैक्टली आपको पाई/2 ही मार्क करना है। एक पूरा रेंज तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रिजोनेंस एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उस पर्टिकुलर पोजीशन में जो फेज का डिफरेंस होता है वो पाई/2 का होता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट पीछे होता है और वेलोसिटी या फोर्स आगे होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। सिंपल सा है क्वेश्चन, यूनिट 8 वाला। द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स और ऑसिलेटर, द एम्पलीट्यूड का ही तो फेल होता है, वही तो घटता है। एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर in a equation, तो किसी इक्वेशन में जो दिया जाता है, ये है इक्वेशन F0/m ω0² माइनस ω² cos ω। ये इक्वेशन एक दी हमने, ऐसे ही एक क्वेश्चन में लिख दिया। तो इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो कौन सा होगा? भाई सिंपल सी बात है कि ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये चीज जो लिखी हुई है वो सिंपल सी यही होगी कि इसमें sin ω/t आएगा, cos ω/t आएगा, ω/t आएगा, या इसी को हम इसको c के बराबर कह देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यही आंसर होगा। हम और वाले ऑप्शंस जो है बी में कहीं sin ω/t लिख दिया गया, कुछ भी ऊटपटांगा लिख देते हैं, cos ω/t लिख दिया या ω/t लिख दिया, तो ये वाले आंसर नहीं है। ये एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, ये भी एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता, ये भी एम्पलीट्यूड नहीं हो सकता। आपको आंसर जो है एम्पलीट्यूड से रिलेटेड यहाँ वाला देना है, दैट इज इट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेने जा रहे हैं। हमने सोचा है कि हम 15-16 क्वेश्चन रखें, लेकिन सिर्फ रीडिंग करनी है, कैलकुलेशन करनी नहीं है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए। अगर हम इन दी फोर्स्ड वाइब्रेशन, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन है, इन दी फोर्स्ड वाइब्रेशन, बहुत छोटी सी भाषा आपको पढ़नी है, वाइब्रेशन ऑफ ω0 ग्रेटर देन ω। इसका सीधा सिंपल मतलब है, ये अंडर डैम्प्ड केस है। अंडर डैम्प्ड केस में ही ω0 ग्रेटर देन ω होता है। इसके ऑप्शन से पढ़ के सुनाई देता हूँ। द बॉडी डज नॉट ऑसिलेट, जब अंडर डैम्प्ड हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बड़ी है, जो जिस वेलोसिटी से ऑसिलेट कर रहा है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसको हम अप्लाई करेंगे एक एक्सटर्नल पीरियडिक फोर्स से,
तो इन्होंने कहा कि हमने अप्लाई नहीं किया, फोर्स्ड हमने लगा दिया है, अभी तो सिंपल सी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है द बॉडी डज नॉट ऑसिलेट, ये गलत बात है, ऑसिलेट करेगी। द बॉडी ऑसिलेट्स विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये कह रहा है कि बॉडी ओमेगा नॉट से ऑसिलेट करेगी। जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो कैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। नेक्स्ट में लिख रहा है द ऑसिलेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा, ये तो डायमेंशनली भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट में लिखा है द बॉडी ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यही आंसर इसका। तो कहने को फोर्स्ड हमने वाइब्रेशन लगा दिया है, लेकिन ये फोर्स्ड वाइब्रेशन के बजाय ये डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का ज़्यादा क्वेश्चन है। हाँ, अगर हम इसमें अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पी को इंक्लूड कर दें तो उसका सही आंसर हो जाएगा किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, अप्लाइड फोर्स पी की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, तब आपको आंसर ये करना होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। इन्हें फोर्स अच्छे क्वेश्चन सब धीमे धीमे समझदारी वाले हैं, और ध्यान से एक बार बुक रीडिंग के बाद अगर आप देखें तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, इट विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, इन ए फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर the velocity resonance in the presence of damping, the velocity resonance occurs in the presence of damping। in damping के presence में कोई फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ऑसिलेट करता है ऑफ damping। The frequency of impressed force, the frequency of impressed force उसका साथ क्या होगा, कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी रेजोनेंस की स्थिति में क्या होगा। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, ए इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ये बात। दूसरी है slightly more than नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। सी में हम कहते हैं slightly higher than नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर। और डी में हमने लिख दिया आर्बिट्रेरी, कोई फ्रीक्वेंसी हो सकती है। लेकिन आपको तो हमने सिखाया गया है दो टाइप के रेजोनेंस होते हैं, एक होता है एम्पलीट्यूड रेजोनेंस और दूसरा वाला वेलोसिटी रेजोनेंस। वेलोसिटी रेजोनेंस की स्थिति में हमने ये बुक में भी आप देख सकते हो, मेरे वीडियो में भी देख सकते हो, ये सही आंसर है। इसकी कंडीशन यही है कि जो ओमेगा नॉट है और पी है ये बराबर होती है, या इसको रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ये फॉर्मूला आता है ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा नॉट इक्वल टू पी होता है। ये आपको कराया गया है, इसको आप रट लीजिएगा
ये ध्यान देने की चीज़ है कि इसी टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, सरल, हल्के। तो आप इन्हीं पे ध्यान दे दीजिए, बहुत सिंपल तरीके से काम करेंगे। अब हम 11 क्वेश्चन लिखते हैं। द बैंड ऑफ द फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर। 11 में द बैंड ऑफ द closed harmonic oscillator in terms of relaxation time, in terms बैंड क्या, बैंड विड्थ जो फॉर्मूले वो ने जो ग्राफ देख रहे थे उसमें जो बैंड विड्थ रहेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है या डेल्टा पी के बराबर है, जिसको P2 माइनस P1 भी कहते हैं, क्योंकि हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है तो बैंड विड्थ डेल्टा पी कहलाती है। इसकी जो वैल्यू है एट रिजोनेंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले हैं बैंडविड्थ के, इनको अलग अलग कैलकुलेट करके सामने है बुक में। इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इज इक्वल टू, इसका सही फॉर्मूला क्या होता है ये आपको रट लेना है। सिंपली इसमें कोई कैलकुलेशन तो याद करनी नहीं है, आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए और बुक में आप देख के कॉन्फिडेंट हो जाइए। टाउ होता है 1/टाउ होता है या 1/2 टाउ होता है या 2 टाउ होता है। पहली चीज तो रिलैक्सेशन फ्रीक्वेंसी की जो है, फ्रीक्वेंसी के शब्द में है, इसका एक रास्ता बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की उल्टी होती है, रिलैक्सेशन टाइम तो टाइम होता है, तो इसका आंसर ये है, इसको रख लीजिए 1/टाउ। इन क्वेश्चंस में बहुत प्रैक्टिस तो नहीं करनी है, इनको आपको मेमोराइज करना है इन क्वेश्चंस को, और क्या करना है। अगर आपको समझना है तो बुक में आप उसमें रीडिंग कर लीजिए, सिंपल सी बात है। एक और ये रखने वाला बेसिक पॉइंट है पावर ट्रांसफर से संबंधित 12 क्वेश्चन। पावर ट्रांसफर होती है अप्लाइड फोर्स से ऑसिलेटर को, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिराइविंग फोर्स to the oscillator, is maximum भाई फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशंस मेंटेन होते हैं, तो फोर्स उसको अप्लाई होता है, इसकी पावर फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर को अप्लाई होती है। वो मैक्सिमम कब होती है ये आपको रटना है, कब होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना होगा। एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में मैक्सिमम होती है एट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी रेजोनेंस अब तीसरे में कंफ्यूजन है, आइदर ऑफ द टू, और डी में है नन ऑफ दीज। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, बुक से भी देख लीजिए और मेरे लेक्चर से भी देख सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी रेजोनेंस की स्थिति में पावर ट्रांसफर होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड की जगह पे अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है पावर इज एब्जॉर्ब्ड, तो ऐसी स्थिति में भी आपको यही वेलोसिटी रेजोनेंस वाला ही आंसर, तो क्वेश्चन आपका पावर ट्रांसफर्ड के रूप में आए या पावर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑसिलेटर फ्रॉम द deriving force to the oscillator is maximum at
वेलोसिटी रेजोनेंस, इसको रट लीजिए। तो दो क्वेश्चन हमने जो है 12-13 इसी में से एक साथ कर लिए हैं, क्योंकि दो लैंग्वेज के रूप में हमें डिफरेंट बुक्स में इसके क्वेश्चंस मिले, तो हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आप भी वैसी गलती ना करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। 14 in a forced oscillator, in a forced oscillator, in a forced oscillator, the amplitude resonance, अब मैं अभी वेलोसिटी रिजोनेंस की बात कर रहा था, अब मैं द एम्पलीट्यूड रिजोनेंस की बात छूट ना जाए इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया। द एम्पलीट्यूड रिजोनेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डैम्पिंग फोर्सेस, ये तो डैम्पिंग फोर्सेस तो रहते ही रहते हैं, डैम्पिंग फोर्सेस occurs when the frequency, when कब होता है एम्पलीट्यूड रिजोनेंस, ये आप पहचानिए। वेलोसिटी रिजोनेंस तो तब होता है जब अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एकदम इक्वल हो जाती है। तो कब होता है? when the frequency of impressed force, when the frequency of impressed force or applied force, frequency of the applied or impressed, कुछ भी लिखा हो सकता क्वेश्चन में, applied or impressed force is number 1 equal to अरे वही वाले ऑप्शंस जो हमने पहले पढ़े थे वही सारे ऑप्शंस इसमें लिखे हुए हैं। इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, स्लाइटली मोर देन द ऑसिलेटर, स्लाइटली लेस देन द ऑसिलेटर, आर्बिट्रेरी। तो इसमें जो आंसर है वो सी है, स्लाइटली लेस देन। इसको आप टिक कर लीजिएगा, बुक से आप कंसल्ट कर लीजिए, स्लाइटली लेस देन, है ना। जो एक्चुअली रेजोनेंस जो पीआर होता है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर पी स्क्वायर का ये डिफरेंस आता है, पर कुछ कम आती है फ्रीक्वेंसी, इसलिए कह रहे हैं। ओमेगा, उसमें ओमेगा रोल पे करने लगता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं बल्कि ओमेगा की से डील की जाती है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपको क्या देखना है कि वेलोसिटी रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या है और एम्पलीट्यूड रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी की कंडीशन क्या है, ये देखना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कर्व, इन फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कर्व, जैसा कि अभी हमने शुरुआत में बना के दिखाया था, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में जिसमें पीक आती है, वी गेट हाफ विड्थ एज, वी गेट हाफ विड्थ का मतलब ओमेगा जो रिजोनेंट है और ओमेगा 1 के बीच में, यानी ओमेगा r माइनस ओमेगा 1 और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा r, ये हाफ विड्थ कहलाती है। टू एक्सप्लेन वेलोसिटी रेजोनेंस, टू एक्सप्लेन विद वेलोसिटी रेजोनेंस, वेलोसिटी रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड कर्व का हम सहारा लेते हैं।
सिंबल्स जो है उनके हम यूजुअल मीनिंग है, आप जानते हो डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, तो उसके टर्म में जो विड्थ होती है डेल्टा पी वो के बराबर होती है, या डेल्टा पी के बाई क्यू के बराबर होती है, या डेल्टा पी इक्वल टू 2k के बराबर होती है, या नन ऑफ दी होती है। ये भी आपको रट लेना है, डेल्टा पी इक्वल टू के होता है। के का मतलब होता है, आप जानते हो 2k इक्वल टू होता है 1/tau। मैं समझाई दे रहा हूँ, आप बुक में तो हो सकता है देखने में आप डिफिकल्टी महसूस करें। और ये हमने पहले जो शुरुआत में कोई क्वेश्चन निकल गया है जिसमें आपको 1/tau के बराबर बताया था, उसमें वेलोसिटी रिजोनेंस से रिलेटेड। तो अगर हम 1/tau के बराबर जो डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी बाई 2 कितना होगा 1/2 टाउ के बराबर। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाए, या 2k की जगह पे ये आ जाएगा सिर्फ k। तो ये आंसर सही है। ये डैम्पिंग कांस्टेंट के रूप में भी पूछा जा सकता है, रिलैक्सेशन टाइम के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कंसीडर किया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 15 क्वेश्चन हमने लिया था, अब 16th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन से रिलेटेड कर लिया है। एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ए सीरीज, क्योंकि हमने पोस्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में आपको क्लास में बताया था कि एल, सी और आर ये हम किसी ऑसिलेटर, एसी ऑसिलेटर से जोड़ते हैं। तो इसमें भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वोल्टेज के लिए भी दिया जाता है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या E इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दिखाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस जो है मेंटेन कराए जाते हैं इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है एट रिजोनेंस, मैंने रिवाइज करवा दिया इसको, रिजोनेंस वाला ध्यान रखिए कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई, नहीं ओमेगा इक्वल टू होता है, तो एक्स इक्वल टू 1/xl होता है। तो 2 पाई एफ इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी, यानी 2 पाई एल एक्स सी इक्वल टू एक्सएल होता है। एक्स सी इक्वल टू एक्सएल, एक्स सी होता है 1/ओमेगा सी के बराबर, और एक्सएल होता है ओमेगा एल के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर एल सी इक्वल टू 1, या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/एल सी, या ओमेगा इक्वल टू 1/एल सी। इसको हम 2 पाई एफ भी कहते हैं। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई एल सी। तो ये क्वेश्चन जो हम देने जा रहे हैं वो ये है, इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ए सीरीज एलसीआर सर्किट हैज एल इक्वल टू 10 मिली हेनरी and C equal to 0.1 microfarad and R equal to 10. The resonant frequency of the circuit, the resonant frequency of the circuit is, अब इसमें बहुत सारे आंसर दिए हुए हैं। A 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, B है 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, C में है 10⁴ रेडियन पर सेकेंड, D में है 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ,
रेजोनेंस की कंडीशन में आर का फॉर्मूले में कोई स्थान नहीं रहता है, फॉर्मूला सिर्फ यही यूज़ होता है। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आपको आंसर भी सही दिखाई देगा, 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, जब करके दिखा भी देता हूँ तो आप देख लीजिए F = 1/2π और L, सॉरी ये इन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी है, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी माने 2π नहीं लिखेंगे, ओमेगा = सिंपली √LC होगा। तो L की वैल्यू आपने लिखी 10 × 10⁻³ और C की वैल्यू लिखी है 0.01 × 10⁻⁶, यानी कि ये 10⁻8 लिखा हुआ है। अब अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हुआ 1/10⁻10, क्योंकि 3 से ये 2 हो गया। जब ऊपर जाएगा तो √10⁻+10 होगा, इसका स्क्वायर बाहर निकालोगे, रूट हटाओगे तो 10⁵ कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। क्योंकि यूनिट से पहचानिए हमने रेडियन पर सेकेंड लिखाई है फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी एफ पूछी जाती तो हर्ट्ज लिखी जाती या साइकिल पर सेकेंड लिखा जाता। अगर ये रेडियन पर सेकेंड है तो दैट मीन्स ओमेगा पूछा गया है। तो इसमें 2π की कैलकुलेशन करने से हम करने पर ध्यान नहीं देना है, 2π को इग्नोर करना है। मुझे लगता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में इसी टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डालेंगे वो लिसाजियस फिगर्स के डालेंगे। आज मैं इतना ही रखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।